नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा से लेकर सड़क तक जो मामला छाया हुआ है वो है पुलिस का। पुलिस यानी कि खाकी वर्दी क्यों है सुर्खियों में? एक तरफ तो जहां पर नौगांव में एक पुलिसकर्मी एसआई की हत्या कर दी जाती है, कुछ उपद्रवी एक युवक को घर में बंधक बनाते हैं, उसे बेदम पीटते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस को खबर लगती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, स्थिति को संभालने की कोशिश करती है और फिर वो उपद्रवी पूरे के पूरी पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं, एक पुलिसकर्मी की इस दौरान मौत हो जाती है। यानी कि पुलिस को भीड़ ने मार दिया, उपद्रवियों ने मार दिया, सरेराह मार दिया, आप समझिए। और दूसरी तरफ एक बड़ा मामला यह है कि जिस तरह से मंडला में नक्सली बता करके युवक का एनकाउंटर हुआ, उसे लेकर के सियासी पारा गर्म हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि वो व्यक्ति आदिवासी था, निर्दोष आदिवासी, उसे नक्सली बताकर मार दिया गया। पहले एक सरकार कहती रही कि नहीं वो नक्सली था, बाद में उसे 10 लाख रुपए उसके परिजनों को मुआवजा दे दिया। यहां पर गड़बड़ ऐसा लगता है कि सरकार से हो गई, क्योंकि एक तरफ तो स्टैंड ये लिया कि वो नक्सली था, अगर नक्सली था तो फिर उसे 10 लाख का मुआवजा क्यों दिया? और इसी बात को लेकर कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस कह रही है कि आप तय कर लीजिए कि वो नक्सली था या नहीं था, जांच कराइए। और जांच कराने के पहले अगर आपने उसे नक्सली बताया था और बाद में आपने 10 लाख दिए हैं तो यह कॉन्ट्रडिक्शन है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर आपने अब ये मान लिया है कि वो नक्सली नहीं था तो उसे 1 करोड़ रुपए दीजिए, उसके परिजनों को नौकरी दीजिए। उधर सरकार का भी कहना है कि हम जांच करा रहे हैं, अगर उसमें इस व्यक्ति का नक्सलियों से कोई लेना देना नहीं निकलता है तो उसे 1 करोड़ रुपए भी दिया जाएगा और उसके परिजनों को नौकरी भी दी जाएगी। पर जांच आने से पहले आप किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। और दूसरी तरफ इंदौर में जिस तरह से वकील और पुलिस वाले आपस में भिड़ गए थे, जिसमें वकीलों ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथी पर हमला किया, तो कमलनाथ कह रहे हैं कि पुलिस मध्य प्रदेश में या तो पिट रही है या फिर पीट रही है। अब इसे लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि कानून व्यवस्था के रखवाले क्या हाल में हैं, किस हाल में हैं? क्या वाकई में मनोबल पुलिस का टूटा हुआ है? क्योंकि एक पुलिसकर्मी ने एक वीडियो भी कथित वायरल करके सीएम से गुहार लगा दी कि आप ठीक स्थिति संभालिए, पुलिस वालों की हालत बहुत खराब है। तो इस तरह से पुलिस को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं पर करते हैं आज आपकी बात। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक विक्रांत भूरिया ने आज किस तरह से अपनी बात रखी है और क्या उन्होंने आदिवासी की मौत को लेकर मंडला में सरकार पर आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में नरेंद्र शिवाजी पटेल जी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। आकर्षण में इस मुद्दे को मैंने सदन में रखा और मंत्री को मैंने सीधे मंत्री जी से ये कहा कि इसमें उच्च स्तरीय जांच आप करवाइए, क्योंकि पूरा फर्जी बड़ा हुआ है। पहले आईजी बोलता है कि नक्सली था, फिर बोलते हैं कि नक्सली नहीं था, उसमें पूरी दाली काली है। और हमने बोला कि उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और नौकरी मिलना चाहिए। और बात साफ है कि अगर ये जांच सही नहीं होगी तो सबके सामने तथ्य सामने नहीं आएंगे। और हमने उनको बोला विधायकों को भी उसमें रखिए, रिटायर्ड जज को रखिए, पर सरकार इस चीज से भाग रही है और इसके विरोध में हमने आज वॉकआउट करा है। कांग्रेस केवल हंगामा करना चाहती है। जिस घटना को लेकर कांग्रेस ने हंगामा करने का प्रयास किया है, उस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो चुके हैं और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में उस घटना की जांच कर रही है और संबंधित लोगों के प्रति भी पूरी संवेदनशीलता के साथ कांग्रेस ने मांग उठाई कि 1 करोड़ उपकारी नौकरी का। बिल्कुल निश्चित रूप से सदन के अंदर हमने कहा कि सबसे पहले तो जांच हो, जांच के बाद सिद्ध होगा कि कोई नक्सली कनेक्शन था या नहीं था। यदि नक्सली कनेक्शन नहीं था तो निश्चित रूप से सरकार परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी देगी और जरूरत पड़ी तो 1 करोड़ रुपए भी देगी। उधर इस पूरे मामले को लेकर उमंग सिंघार भी कहीं ना कहीं पुलिस की जो स्थिति है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने किस तरह से पलटवार किया है, दोनों बयान सुनिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी लचर हो गई है और सिर्फ सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, चाहे पुलिस पे मारपीट हो रही, चाहे आम जनता पे, चाहे दलित पे, आदिवासी पे, किसान पे। जब मुख्यमंत्री गृह विभाग के है खुद, अब उनसे मैं कई बार कह चुका हूँ, गृह विभाग नहीं समझता, मौन रहते हैं। मोहन यादव जी मौन क्यों है? इस पर स्पष्ट अपनी नीति आना चाहिए उनकी। हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि गैर आदिवासी नक्सली लोग भोले भाले नक्सलियों को, भोले भाले आदिवासियों को नक्सली बनाते हैं। आप देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ नक्सल से जुड़े हुए नौजवान पकड़ाए वह नक्सली नहीं है, पर ये हमारे प्रदेश के बाहर के गैर आदिवासी नक्सलवादी लोग उनको भड़का कर, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर
नक्सली बनाते हैं। ये अगर नेता हैं तो कम से कम उनको नक्सली बनाने से रोकें, इनकी जवाबदारी है। और आइए अब सुनते हैं कि कमलनाथ ने क्या कहा है और क्यों कहा है कि पुलिस पिट भी रही है और पुलिस पीट भी रही है। क्या कहना है उनका, सुनिए। की बात है कि पुलिस कहीं पीट रही है, कहीं हत्या हो रही है और पुलिस कहीं खुद भी पीट रही है। ये एक ऐसा प्रदेश है देश में जहाँ पुलिस पीटती भी है और खुद पिटती भी है। सर, आप फेक एनकाउंटर का आरोप लगा रही है कांग्रेस। तो कहना है कि केवल इसलिए एनकाउंटर किया गया कि नक्सल मूवमेंट दिखाकर केंद्र का फंड लिया जा सके। ये तो पुलिस, हमारी कानून व्यवस्था प्रदेश की के बारे में जितना कम बात करो उतना अच्छा है। सबसे ठप कानून व्यवस्था पूरे देश की मध्य प्रदेश में है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने और सवाल हमारे ये रहे, मऊगंज में एएसआई की हत्या, उपद्रवियों ने पुलिस वालों को पीटा, मंडला में नक्सली को मारा तो फिर क्यों दिया 10 लाख का मुआवजा। इंदौर में वकील वर्सेस पुलिस का सीन, खाकी पर खतरा या सवाल संगीन। एमपी में कहीं पुलिस पिट रही है, कहीं पीट रही, कांग्रेस बोली कानून व्यवस्था कब होगी सही। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे को कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बड़ा मुद्दा बना रही है और वो कह रही है कि जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं ठीक नहीं है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए सीधे रुख कर लेता हूं उनका। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ आज एमपी शर्मा जी जुड़े हैं जो रिटायर्ड डीएसपी हैं पुलिस विभाग से, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज अजय बोकिल जी वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो भी जुड़ गए, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले स्वदेश शर्मा जी आपके पास आता हूं। स्वदेश जी, क्या इशू है, क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में पुलिस की स्थिति जो है वो ठीक नहीं चल रही है? इसको लग रहा है, क्यों लग रहा है उस सबको पता है। तो पुलिस पीट भी रही है, पुलिस पिट भी रही है, पुलिस मर भी रही है और आदिवासी भाइयों को आप नक्सलवादी बना के उनकी हत्या कर रहे हो और स्वीकार भी कर रहे हो कि वो शहीद हुए, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए दे रहे हो। कांग्रेस ये मांग करती है कि उनको 10 लाख नहीं 1 करोड़ उस परिवार को मिलने चाहिए क्योंकि उनके परिवार के सदस्य की हत्या की है आपने। और नक्सलवादी बना करके जो मारने का कुचक रचा है, निश्चित रूप से केंद्र से नक्सलवाद के नाम पर एक ज्यादा फंड लेने की जो साजिश, जिस साजिश में कुर्बानियां देने के लिए हमारे आदिवासी भाई बहन मिले इनको। अरे आदिवासियों की जमीनें तो आपने पहले ही छीन ली, उनके अधिकार पहले ही छीन लिए, अब उनके प्राण लेने पर उतारू हो गया। मैं ये समझता हूँ मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, पूरी तरह चौपट है। जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है उनसे समझ तो रहा नहीं है। और स्थिति ये हो गई है कि आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया देखो, कुछ भी देखो, तो पूरे देश में मजाक बन रहा है मध्य प्रदेश का कि पुलिस पिट भी रही है, पुलिस पीट भी रही है। अब बताइए ऐसी स्थिति में होना क्या चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहली बात तो ये, उस परिवार का जो सदस्य की हत्या हुई है आपने स्वीकार कर लिया क्योंकि 10 लाख रुपए उसके परिजनों को आपने मुआवजा दिया है। मुआवजा नक्सलवादियों को दिया नहीं जाता, वो दिया जाता है जिसकी हत्या हुई हो, तो वो शहीद हुआ है, शहीद को 10 लाख नहीं उसको 1 करोड़ चाहिए और उसके एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी चाहिए। और जिन लोगों ने हत्या की है उन पर 302 के मुकदमे के तहत उन पर केस चलना चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप गृह मंत्रालय छोड़ दीजिए, किसी अनुभवी व्यक्ति को गृह मंत्री बना दीजिए ताकि मध्य प्रदेश की कम से कम कानून की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अजय वकील जी आपके पास। अजय जी देखिए, ये जो पॉइंट है जो विपक्ष ने पकड़ लिया है कि एक तरफ आपने नक्सली कह करके मार दिया पुलिस ने और फिर 10 लाख का मुआवजा दे दिया, तो ये क्या सेल्फ गोल हो गया क्या सरकार से अब उसको? और अब यहां तक कहा जा रहा है कि हम जांच करा रहे हैं, अगर निकलता है तो सरकारी नौकरी भी देंगे और जरूरत पड़ी तो 1 करोड़ भी देंगे। तो क्या कोर्स करेक्शन हो रहा है या हमको इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि अगर एक एनकाउंटर हुआ और बाद में उसमें चीजें लग रहा है कि शायद तथ्य सही नहीं थे तो सरकार कम से कम एक्सेप्ट तो कर रही है, तो हम उसको पॉजिटिव तौर पर देखें या देखें कि नहीं ये कोर्स करेक्शन की नाकाम कोशिश है? देखिए, कोर्स करेक्शन भी है और अगर उसके पीछे नीयत साफ है तो ये सही है। अगर मान लो आपने नक्सली के नाम पर किसी गलत व्यक्ति को मार दिया है तो ये तो अपने आप में अपराधी है ना। पुलिस काम अगर इस तरह से कर रही है तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि पुलिस तो खुद कानून की रखवाली है। लेकिन मैं अगर अभिलाष जी एक बात कहूंगा कि पुलिस जाति कर रही है तो चिंताजनक है ही। उसका बड़ा कारण ये है कि पुलिस जो है वो पुलिस का काफी हद तक राजनीतिकरण भी हो चुका है। लेकिन पुलिस के पीटने से भी ज्यादा चिंताजनक बात पुलिस का पिटना है।
अगर पुलिस पर लोग हमला कर रहे हैं और उसको मार रहे हैं, तो सवाल ये कि आखिर लोग अपने हाथ में कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अगर लोग अपने हाथ में कानून ले रहे हैं तो फिर व्यवस्था क्या रहेगी? सरकार का इकबाल तो पुलिस के माध्यम से ही चलता है ना। तो अगर पुलिस जाति कर रही है वो तो निश्चित रूप से गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से। लेकिन अगर पुलिस असहाय बन जाए, अगर लोग उसको मारने लगे, तो ये तो बहुत विकट स्थिति है। आखिर लोग किस पर विश्वास करेंगे और किसके भरोसे जाएंगे? पुलिस की जो कार्यशैली है, मैं किसी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आप साधारण व्यक्ति की हैसियत से अगर आप थाने में जाते हैं तो आपको कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन आज जो ऊपर से प्रेशर आ जाता है तो पुलिस कार्रवाई करने लगती है, बल्कि ओवर एक्ट करने लगती है। तो ये जो विरोधाभास है पुलिस के काम करने के तरीके का, ये अगर बना रहेगा तो ये स्थिति बनेगी। पुलिस का जो काम नेचुरल पुलिसिंग है, जिस तरह की भाई जनता की शिकायत है, जनता के दुख दर्द है, परेशानियां हैं, उनको सुलझाना, झगड़ों को सुलझाना, लोगों की शिकायतों को दर्ज करना, उससे कार्रवाई करना, और आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ना, उन पर कार्रवाई करना, उसको सजा दिलवाना, ये पुलिस का काम है। लेकिन अगर पुलिस व्यक्ति देख करके, चेहरा देख करके, नेता देख करके, प्रभाव देख करके काम करेगी तो फिर ये स्थिति बनने वाली है। ठीक है, मैं वापस आता हूं स्वदेश जी आपके पास। स्वदेश जी, देखिए सवाल ये है कि पुलिस जो है अगर पीट भी रही है तो ये तो फिर परिस्थितियां, ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां हो गई है। क्योंकि अगर यही पुलिस उस वक्त अगर वकीलों पर हमलावर हो जाती तो फिर आप पुलिस के खिलाफ चले जाते कि पुलिस देखिए पीट रही है, अब वहां पिट गई तो गड़बड़ है। तो ऐसी स्थितियों को संभालना भी बड़ा मुश्किल है। और चूंकि आप सत्ता में बीजेपी से ज्यादा रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि कई बार स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो क्या ऐसे में पुलिस की जो अगर किसी घटना को लेकर कोई नाकामी दिख रही है, उससे पूरे पुलिस तंत्र को फेल मान लिया जाए? क्या आप इस तरह से देख रहे हैं इसे? सच बात यह है कि मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वो सरकार के किसी बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी चूक सरकार से जो हुई है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से जनता भी ये समझ रही है कि आज की जो चर्चा हो रही है इसमें भाजपा का प्रवक्ता मौजूद नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि सरकार कटघरे में है और जनता से डरी हुई है। और डरने का कारण सबसे बड़ा ये है कि ये अपराधियों को संरक्षण दे रही है और निर्दोषों की हत्याएं हो रही है। पुलिस की जो नाकामी है, मैं समझता हूँ पुलिस का जो भय होना चाहिए अपराधियों में, वो भय खत्म हो चुका है, अपराधियों में खत्म हो चुका है। पुलिस निर्दोषों की हत्या कर रही है, उनकी पिटाई कर रही है। ऐसे में पुलिस का भी पिट जाना, मैं ये समझता हूँ ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर है। सरकार को चाहिए कि इस पे नियंत्रण कैसे हो। सबसे बड़ा नियंत्रण होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय गृह मंत्री मंत्रालय से अपना इस्तीफा दे, किसी सुयोग्य व्यक्ति को, किसी वरिष्ठ व्यक्ति को गृह मंत्री बनाए, क्योंकि अब सरकार तो बदली नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, इतना तो इनके हाथ में है, इनको मध्य प्रदेश की जनता की अगर चिंता है तो इन्हें कम से कम ये चाहिए कि गृह मंत्रालय छोड़ दो, उससे संभल नहीं रहा है। जब से वो आए हैं उज्जैन में घटना, जहाँ के वो निवासी है, जहाँ उनका विधानसभा है, उनकी गृह क्षेत्र से घटना शुरू हुई और आज नहीं ले रही। ठीक है, मैं हमारे साथ एमपी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड डीएसपी पुलिस विभाग के। शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है आपकी आवाज तो? जी शर्मा जी, देखिए पुलिस जो है बहुत ही कहते हैं ना कि क्रूशल रोल अदा करती है। और मध्य प्रदेश में हमने पिछले 3, 4, 5, 10 दिनों में देखा कि एक तरफ पुलिस पर हमला हो जाता है, उपद्रवी इस तरह रहा, हमारे एक पुलिसकर्मी, होनहार पुलिसकर्मी को मार देते हैं जान से। एक तरफ वकील पुलिसकर्मियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, और दूसरी तरफ नक्सलियों को के फर्जी एनकाउंटर के आरोप भी लग रहे हैं। तो पुलिस के ऊपर, पुलिस से संवेदनाएं भी हैं लोगों को और पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी है। ऐसे में आप कितना कठिन काम है और आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि आप डिपार्टमेंट में रहे हैं, आप समझते हैं बेहतर तरीके से, क्या वजह है सर? एक्चुअल में क्या है कि पुलिस के ऊपर वर्डन ज़्यादा है, ड्यूटीज ज़्यादा हैं, और इंटेलिजेंस कलेक्शन जब ढंग से नहीं होता तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। हमको आइडिया रहता नहीं कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है, वातावरण कैसा है। कम फोर्स लेके जाएंगे तो घटना आपके ऊपर हो जाएगी, और कम फोर्स में आपको अपने रिलेशन डेवलप हैं तो आप उस पर कंट्रोल कर लेंगे। अगर इंटेलिजेंस कलेक्शन नहीं है और आपके रिलेशन नहीं है जनता से, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि नक्सलियों के एनकाउंटर को लेकर के कहा जा रहा है कि जो नक्सली था पहले उसके लिए अब 10 लाख उसके परिजनों को मुआवजा दिया गया और अब जांच करा रही पुलिस। तो एनकाउंटर जैसा एक्सट्रीम कदम उठाने से पहले क्या प्रोटोकॉल होते हैं सर, मुझे बताइए। क्या आप पहले श्योर होते हैं कि ये व्यक्ति है, इसे गोली मारनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ होता है, या कुछ परिस्थिति जन्य भी स्थितियां हो जाती है जिसमें गोली चल जाती है?
हाँ, जब कोई भी, वैसे मैं नक्सली इलाके में भी रहा हूँ, तो इंटेलिजेंस कलेक्शन हम लोगों का होता है। वो हमें मालूम रहता है कि यहाँ पर मतलब नक्सलाइट का मूवमेंट हैगा, तो हम लोग तैयारी से जाते हैं। और एनकाउंटर में जो हमारा इन्फॉर्मर होता है वो बताता है कि वाकई में ये लोग हैं यहाँ पर, तो एनकाउंटर में गोली चलती है। रियल एनकाउंटर होते हैं 99%। कोई 1-8% कोई हो जाता है तो उसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 99% तो बिल्कुल एनकाउंटर रियल होते हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूं स्वदेश जी आपके पास। स्वदेश जी, मुझे बताइए, एक बड़ा गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं, वो बहुत ही गंभीर आरोप है, और उसमें आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि राज्य सरकार फेक एनकाउंटर इसलिए करा रही है ताकि नक्सलियों का मूवमेंट दिखाकर केंद्र से फंड हड़पा जा सके। इसका कोई आधार है सर? हाँ, आधार है। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, उस जमाने में, तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा नक्सलवाद क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता था। और उसमें जो व्यक्ति उस क्षेत्र में रहता था, मैंने उसकी भी इनकम देखी है, क्योंकि मैं छोटा जरूर था, पर बुजुर्गों से, बड़े अधिकारियों से सुनता था कि खतरा जरूर होता था पुलिस को, लेकिन इसके नाम पे जो फंड मिलता है, उस फंड का बंदर पाठ भी बहुत जबरदस्त होता है। और इसलिए निश्चित रूप से ये सोची समझी साजिश हो सकती है। और सरकार ने स्वीकार कर लिया है भाई कि उसकी हत्या हुई है, क्योंकि तभी 10 लाख रुपए दिए। जब स्वीकार कर लिया कि हत्या हुई है, तो जो ने हत्या की है उन पर 302 का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और रहा सवाल जो मांग कर रही है विपक्ष से, एक जांच मांग है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि अगर आपसे इस तरह की कोई घटना घटी है, तो उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए कम से कम मुआवजे के रूप में, एक परिवार को सरकारी नौकरी, ताकि वो उस दर्द को, उस तकलीफ को, थोड़ी सी राहत उसको मिल सके। लेकिन जिसके परिवार का व्यक्ति चला जाता है, उसके परिवार से पूछिए कि उस पर क्या गुजरती है। सरकार तो 4 बातें बोल करके विधानसभा में चले जाएंगे, लेकिन हमें जो जवाबदारी विपक्ष की मिली है, हम उनके मुद्दों को सदन में, सड़क पे और आपके समक्ष उठाते रहेंगे। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त अब बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृज गोपाल लोया जी भी जुड़ गए हैं। लोया जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। लोया जी, देखिए, 3 सवाल जो जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उनको लेकर उठे हैं, पर मैं पहले एक सबसे मौजूद सवाल से आता हूं। मैं मंडला की घटना का जिक्र करूंगा पहले, कि एक तरफ तो नक्सली बता करके एनकाउंटर कर दिया, पीठ थपथपा ली, बाद में कहा कि उसे 10 लाख रुपए दे देते हैं। तो अगर नक्सली माना था तो नक्सलियों के परिजनों को मुआवजा कब से मिलने लगा? और आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो 1 करोड़ भी दे देंगे, जांच करा लेंगे। तो इसमें सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा और इसको लेकर के निशाना साधा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मानवीय आधार पर 10 लाख की सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की थी, परंतु इस बात की जांच हो रही है कि यदि वो नक्सली नहीं है, हिरन बैगा, तो निश्चित है कि ये एक गंभीर मामला है और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। उसकी प्रतीक्षा भी होनी चाहिए और बहुत लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये निवेदन करता हूँ, बहुत जल्दी ये जांच आएगी। उसके बाद यदि वो नक्सली नहीं है, तो जो मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब ने कहा है कि हम 1 करोड़ रुपए भी देंगे और साथ में नौकरी भी देंगे, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की ये मांग नहीं है, ये तो सरकार स्वयं इसमें सहमत है। मगर ये एनकाउंटर हुआ, उसकी सूचना आई, और इसके बाद अब आगे क्या होगा, ये जब तक मजिस्ट्रियल रिपोर्ट ना आ जाए तब तक सरकार के लिए ये कठिन है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से राजनीति उस पर करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उसको आदिवासी कहा गया, फिर उसको कहा गया कि नहीं तो बैगा समुदाय से आते हैं, तो ये बैगा, भारिया, सहरिया, इनके कल्याण की आपने कब से चर्चा प्रारंभ कर दी? ये तो आपके विषय के बाहर था। जनजातीय लोगों का कल्याण, आदिवासी भाइयों का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उन्हें स्वाभिमान पूर्वक जीवन देने का काम किया, और उसके साथ यदि इस मामले में भी कोई दोषी है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। मगर लोया जी, एक सवाल मेरा, लोया जी माफी चाहूंगा, एक सवाल। एक तरफ आपने, पुलिस ने हमारी एनकाउंटर किया नक्सली समझकर, हो सकता है कि इनपुट में, इंटेलिजेंस में या परिस्थिति की वजह ऐसी बन गई हो कि गोली चलानी पड़ी हो, लेकिन फिर 10 लाख का जो आपने मुआवजा किया, आपने कहा मानवीय आधार पर कर दिया। अब आप जांच करा रहे हैं, अगर वो आदिवासी निकलता है तो उसे हर संभव मदद मिलेगी परिजनों को, ये भी ठीक है, लेकिन अगर वो आदिवासी नक्सली नहीं निकलता है
तब फिर क्या ये 10 लाख रुपए क्या आपको ठीक लगते हैं कि दे देने थे? अगर ऐसा था तो फिर ये सहायता जो है उस वक्त जांच के बाद करा दी जाती, या प्रथम दृष्टया 1-2 दिन के अंदर कोई बेसिक जांच हो जाती। बहुत लंबा समय लगता नहीं है, लेकिन अब ठीक है आप कह रहे हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल ऐसा लग रहा है कि अब क्या 10 लाख वापस लेंगे, या फिर नक्सलियों के मारे जाने पर उनके परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने की नई प्रथा शुरू करेंगे और मानवीय आधार उसकी आप एक अवधारणा या उसका बेस देंगे? नहीं, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि कई बार हम कहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की सहृदयता है, जो उनकी संवेदनशीलता है, इसको हम साइड कर देते हैं और तकनीकी पक्षों में चले जाते हैं। कहीं भी दुर्घटनाएं भी होती हैं, मान लीजिए बस की होती है, रेल की होती है, तब भी मुख्यमंत्री जी इस तरह की घोषणाएं कर देते हैं। तब ना तो किसी का हम जाति पूछते, ना धर्म पूछते, ना संप्रदाय पूछते, ना उसके गुण देखते, ना उसके दोष देखते, और मानवीय आधार पर सहायताएं होती रही हैं। और मैं फिर से कहता हूं, यदि मानवीय आधार पर सहायता हुई है तो ना लोया जी, आप चूंकि आप इस प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि फिर आप मानवीय सहायता सिर्फ एक बैगा आदिवासी के लिए ना करें, फिर अगर कभी आगे होगा तो फिर आपके बयान ये नजीर रहेगा कि मानवीय आधार पर दिया था। फिर एक आदिवासी नक्सली को आप मानवीय सहायता दें और एक को मारने वाले को इनाम दें, तो ये बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। सुन तो लीजिए, वही तो कह रहे हैं जी, इसको कितनी और कैसी आवश्यकता है, इसके आधार पर मानवीय निर्णय किए जाते हैं। हम लोग इलाज की राशि भी देते हैं, तो किसी को 50,000 की आवश्यकता है तो 50,000 देता हूँ। इलाज की राशि तो आप देते हैं, लेकिन मैं पहली दफा आप कह रहे हैं कि ये बयान नजीर है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि संवेदनाओं के आधार पर चलने वाली सरकार, मानवीयता को प्राथमिकता पर रखने वाली सरकार, जैसी आवश्यकता होगी वैसे निर्णय लेती रहेगी, क्योंकि लोगों का कल्याण, उनके जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उन महत्वपूर्ण जीवन यदि उसका गया है तो निश्चित है कि हमारी संवेदना उसके साथ होना चाहिए, बजाय राजनीतिक उद्देश्य। चलिए एमपी शर्मा जी, आपके पास आता हूं, चूंकि आप पुलिस फोर्स में रहे हैं और खुद नक्सल मोर्चे पर आपने लीड किया है। जब आपको पता चले कि नक्सली अगर मारा भी जाता है तो उसको 10 लाख रुपया उसकी आर्थिक सहायता उसके परिजनों को दी जा रही है, तो पुलिस का मनोबल इसमें कैसा रहेगा सर, मुझे बताइए। क्योंकि हमारे जवान तो वहां पर सालों से, दशकों से कम संसाधनों के साथ, कम इंटेलिजेंस गैजेट्स के साथ, कम तकनीक के साथ लड़ते आए हैं। ये तरीका ठीक है क्या मानवीय सहायता के आधार पर नक्सलियों की मदद के लिए अगर हम एक नया रास्ता खोल दें तो? नहीं, मेरा कहना ये है कि कोई सा भी एनकाउंटर हो, चाहे नक्सलाइट से हो या किसी से भी होता है, तो उसकी एक मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी होती है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। अब चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट्स इसलिए नहीं करूँगा कि इसमें कोई नियम कायदे कानून तो है नहीं, लेकिन मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद डिसाइड होता है कि ये एनकाउंटर फेक है या सही है। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी आपके पास आता हूँ। देखिए कितनी संवेदनशील सरकार है हमारी कि तुरंत वो है नक्सली है नहीं है जो भी है 10 लाख पहले दे दिए, और अगर वो नॉर्मल सामान्य इंसान निकल जाएगा, नक्सली नहीं निकलेगा, तो 1 करोड़ और सरकारी नौकरी भी दे देंगे। अब आपको कहां आपत्ति है? देखिए सरकार तो कुल मिला के ऐसी बुरी फंस चुकी है कि अभी तो हमारे छोटे भाई लोया जी को भाजपा के प्रवक्ता है, सरकार के प्रवक्ता तो है नहीं, बचाव जरूर कर रहे हैं अपनी सरकार का। लेकिन सच बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं भिंड जिले से आता हूँ। मैंने उस समय से मैं राजनीति में हूँ, तब एनकाउंटर चंबल में हुआ करते थे, फिर डाकुओं के एनकाउंटर हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके परिजनों को आर्थिक मदद की हो सरकार ने। इतने नक्सलवादी मारे गए, किसी के परिजनों को कोई किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं की गई। वहां मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है क्या? जो अपराधी है तो अपराधी है, लेकिन सरकार ने स्वीकार किया कि अपराधी नहीं था तो उसको 10 लाख क्यों, 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। और सरकार को क्षमा भी मांगना चाहिए कि हमारी पुलिस ने जो गलत किया है उनके इशारे पर किया है, जिसने भी षड्यंत्र किया और आदिवासी भाई की हत्या की है। मैं समझता हूँ 302 का केस रजिस्टर्ड होके ठीक है, उसके केस चले और सख्त से सख्त उसको सजा मिले, एक नजीर बने, ताकि कोई इस तरह का आगे न कर सके। ठीक है, अजय वकील जी आपके पास आता हूं। अजय वकील जी, ये जो 10 लाख दे दिए हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी में, या शायद विधानसभा चल रही थी, प्रेशर, आदिवासी मामला उठा रहे थे, एजेंडा बढ़ रहा था, इसलिए शायद एक थोड़ा सा जल्दबाजी में चूक हो गई? क्योंकि अभी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं, अभी ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हम जांच के बाद कुछ कह पाएंगे, लोया जी खुद कह रहे हैं। और अब ये कहना है कि मानवीय आधार पर 10 लाख की मदद कर दी गई, क्योंकि नक्सलवादियों से लड़ने वालों को इनाम पाते तो मैंने देखा है, पर नक्सलवादियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मिलते तो मैंने नहीं देखा। ये जरूर सुना है कि जिन्होंने नक्सलियों को मार दिया उन्हें 1 लाख 2 लाख उनके पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए वो दिए जाते हैं, या जो उसमें मदद करते हैं ग्रामीण, उनको आर्थिक मदद दी जाती है। ये तो देश में पहली नजीर हो जाएगी।
कि अपराधियों को मारो और उनके परिजनों को मुआवजा दे दो। निश्चित रूप से देखिए, इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक का सवाल है। आप मऊगंज की घटना और मंडला की घटना की तुलना करिए। मऊगंज की घटना के अंदर आरोपी आदिवासी हैं जिन्होंने हत्या की एक एएसआई की। इसके अंदर जो विक्टिम है वो खुद आदिवासी है। अब सवाल इसमें सरकार ने जो प्री एक्शन लिया, एक तरह से प्रो एक्शन लिया और जांच पूरी होने के पहले ही जो है वो 10 लाख रुपए घोषणा कर दी। लेकिन मऊगंज की घटना में अभी आरोपियों के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वहां आरोपी आदिवासी हैं, यहाँ पर पीड़ित आदिवासी है, तो यहाँ पे तुरंत एक्शन हो गया। तो कुल मिला के ये इसके पीछे असली कारण तो ये है कि मामला आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें सरकार का अप्रोच दोनों तरह अलग अलग तरह का है। जबकि वहां पर सरकार एक पुलिस अधिकारी मारा गया है जिसपे हमला करके मार दिया गया था, लेकिन आरोपी आदिवासी हैं। तो सवाल है कि दोहरे मानदंड इसमें साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि एक में जो एक्शन हो रहा है लेकिन बहुत धीमे हो रहा है, और इसमें जो है प्रोएक्टिव तरीके से सरकार काम कर रही है कि अभी जांच हुई नहीं है, ये सिद्ध नहीं हुआ है कि वो आदिवासी नक्सली था कि नहीं था, और सरकार ने 10 लाख घोषित भी कर दिए। निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि भाई कम से कम एक प्राथमिक जांच तो करानी चाहिए थी, उसके आधार पर सरकार मत देती, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो नक्सली नहीं था तो उसकी मदद होनी चाहिए, और वो ये गलत है किसी भी आप आदिवासी को मार दें। लेकिन अगर वो नक्सली था और अगर एक्शन पुलिस ने लिया उसी कार्रवाई के तहत, तो फिर तो ये सवाल उठेगा कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, किस तरह से काम कर रही है। जी, मैं जल्दी से आ जाता हूं फिर वापस लोया जी आपके पास। लोया जी देखिए, 2 सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि जो मऊगंज में हुआ उसको देख करके ऐसा लगता है कि शायद पुलिस का खौफ लोगों के मन में नहीं हो। फिर इंदौर में जिस तरह से पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसको लेकर के भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। और फिर यहाँ तो पुलिस जो है कहीं ना कहीं निशाने पर है, और यह कहा जा रहा है कि पुलिस के ऊपर बहुत दबाव है, क्योंकि गृह विभाग में हजारों वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। और वहां पर जो मेन जड़ है वो ये है कि वहां पर अभी तक 1.25 साल में कोई बहुत बड़ी भर्ती की, जिनकी 1-1 लाख भर्ती हर साल की बात कही गई थी, वो भी पूरी नहीं हो पाई है। तो वो उस दिशा में कोई काम बड़े होगा आगे, ताकि पुलिस पर अच्छा इंटेलिजेंस हो, पुलिस के पास अच्छा बैकअप हो, हमारे जवान जब जाएं कहीं झगड़ा सुलझाने तो मर के ना आए, पिट के ना आए, सड़कों पर पिटते नजर ना आए। इसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी सर? देखिए, दोनों हमारी सरकार की प्राथमिकता में है कि ना तो कहीं पुलिस पिटे और ना कहीं पुलिस किसी को पीटे। ये दोनों सरकार के लिए बहुत जिम्मेदारी का काम है। दूसरी बात जो आपने कहा कि इसकी भर्ती प्रक्रिया, तो नवंबर 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम भी आ गया है। अगर आप ये कहते हैं कि उस पर काम नहीं हो रहा है, तो उस पर तो काम तेजी से चल रहा है। जो पुलिस भर्ती की, पुलिस की कहीं कोई कमी नहीं है और ना होने दी जाएगी। सरकार के पास पर्याप्त बल है, मगर फिर भी और आवश्यकता लगेगी तो और भी बल उपलब्ध कराएगी। मगर एक बात जो खास निकल कर आई, स्वदेश भाई साहब कह रहे थे कि जब वो छोटे थे तो वहाँ डाकुओं के एनकाउंटर होते थे, वहाँ नक्सलियों के होते थे। बिल्कुल ठीक बात है। ये मध्य प्रदेश भर में नक्सली और डाकू तो राज करते थे आपकी सरकारों के दौरान, जिन्हें आज हमने रोका है। और ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं, मगर नक्सलियों से और दस्युओं से मध्य प्रदेश को निजात दिलाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और उसमें यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है, तो संवेदनशीलता को जिस तरह से प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक अंतिम बात कहता हूँ कि चाहे मऊगंज की घटना हो चाहे मंडला की हो, हम इसे जातियों के आधार पर नहीं देखना चाहिए कि इस जाति का है तो ये होगा। मध्य प्रदेश की पूरी 8.5 करोड़ जो जनता है उसकी जिम्मेवारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। उसे अगर हम इस तरह जातियों में विभाजित करेंगे तो मुझे लगता है ये पीड़ित के साथ अन्याय होगा, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अंतिम सवाल में लूंगा एमपी शर्मा जी आपके से। एमपी शर्मा जी, एक तरफ एक पुलिस का अधिकारी शहीद होता है और साथ ही साथ कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं, वहां पर अभी कार्रवाई जो है वो विथ ड्यू कोर्स ऑफ लॉ चलेगी, ड्यू कोर्स ऑफ लीगल एक्टिविटी चलेगी। पहले जांच होगी, फिर उसके बाद चालान पुटअप होगा, फिर उसके बाद गिरफ्तारियां होंगी, गिरफ्तारियों के बाद कोर्ट में जाएंगे और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नक्सलियों के एनकाउंटर को लेकर के तुरंत आउट ऑफ दी कहते हैं ना कि आउट ऑफ दी प्रोसीजर जाकर के उनके मृतक के लिए परिजनों को 10 लाख की राशि दे दी जाती है। और एक तरफ इंदौर में पुलिसकर्मी पिट जाते हैं, वहां पर भी सब चीजें अब लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। तो ऐसे में पुलिस का मनोबल गिरता है क्या जब ये चीजें देखते हैं कि यार हम पिट जाते हैं, मर जाते हैं, तब उतनी जल्दी एक्शन नहीं होता, हमें सड़कों पर पीट रहे हैं लोग तब उतनी जल्दी एक्शन नहीं होता। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें लॉज जो हैं उनको दरकिनार करके मानवीय संवेदनाओं के आधार पर तुरंत वहां पर राहत पहुंचा दी जाती है।
नहीं, ये आपका कहना सही है, लेकिन ऐसा सरकार मेरे ख्याल से तो नहीं करती है। अगर पुलिस बल पे भी कोई अटैक होता है तो मानवीय आधार पर जो भी सरकार होती है वो उसको जितने से ज़्यादा सहूलियत होती है वो देती है। और इलाज भी फ्री होता है, मतलब शासकीय कर्मचारी का। तो ये कहना तो गलत है कि मतलब सरकार ध्यान नहीं देती है। मनोबल बढ़ाने के लिए जितना अच्छा से अच्छा प्रयास होता है हमारे आईजी, डीआईजी, डीजी साहब करते हैं। लेकिन अब ये नक्सलाइट वाले प्रकरण में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए कि एनकाउंटर की जब तक मजिस्ट्रेटी जांच ना आ जाए और वो वाकई में नक्सलाइट था या नहीं, जब तक सिद्ध ना हो जाए उसके बारे में कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में पुलिस फोर्स की कमी है और भर्तियां होनी चाहिए क्या, संसाधन बढ़ने चाहिए क्या, शर्मा जी? हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि पुलिस बल का बहुत कमी है और भर्ती होना चाहिए, क्योंकि इतना लॉ एंड ऑर्डर बढ़ गया है कि अब उतने एक्चुअल में क्या है कि जो थाने आपने बना दिए हैं, पुलिस बल तो उसी हिसाब से बता दिया है। जनसंख्या तो बढ़ गई है, जनसंख्या के हिसाब से पुलिस बल की भर्ती होना चाहिए। आज जिस थानों में 12 सिपाही रहते थे आज भी 12 हैं। अरे भाई, जनसंख्या तो बढ़ गई ना, जनसंख्या बढ़ गई तो सिपाही की संख्या भी बढ़ना चाहिए। जी जी, ठीक है। उस हिसाब से अभी पर्याप्त बल नहीं है मेरे हिसाब से। तो जी, तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में पुलिस जो है वो जाहिर सी बात है कि इतने ज्यादा दबाव के बाद भी बहुत बेहतर काम कर रही है। और अगर हम पुलिस के काम की पराकाष्ठा देखें तो अपनी जान देकर के भी लोगों की जान बचाने के लिए हमारे पुलिसकर्मी पीछे नहीं हट रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश में वो शहीद हो जा रहे हैं। तो इसलिए हम पुलिस पर तो उंगली उठा नहीं सकते, लेकिन हाँ, मंडला जैसे जब भी कांड होंगे तो तब हमको जरूर सवाल उठाने पड़ेंगे कि क्या वो निर्दोष था या वो नक्सली था। और दूसरा सवाल यह भी कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर दी मुआवजा की राशि देने में, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि अभी हम इसको लेकर कंफर्म नहीं हैं। तो बहुत सारे सवाल जरूर उठेंगे, पर पुलिस की मंशा पर या सरकार की मंशा पर सवाल हम नहीं उठा सकते, क्योंकि यह हमें लग रहा है कि ठीक है, स्थिति खराब है। पर हां, जो मेन मुद्दा वो है भर्तियों का। पुलिस दबाव में काम करती है क्योंकि अभी बहुत सारी पोस्ट खाली हैं। अगर उस तरफ ध्यान दिया जाए तो शायद बेहतर स्थिति में कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की और पुलिस का इकबाल भी होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिज गोपाल लोया जी, स्वदेश शर्मा जी, एमपी शर्मा जी और अजय बुकिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।